चंद्रवंश के इतिहास के अंतर्गत वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने जान लिया है सोमचंद के बारे में। मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है। ये ट्रिक है, इसको हम अगर ध्यान में रखें तो ये कुछ इस प्रकार से है कि सोम ने किया पूरा, इंद्र ने बजाई वीणा, वीर बोला नाना। तो इस तरीके से अगर हम इसे याद रखें तो हमें एक सीक्वेंस पता चलेगा। जितने भी राजा महाराजा चंद्रवंश के अंतर्गत बने, जितने भी राजा हुए ऑब्वियसली, तो पहला हमारे पास सोम, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। एक बार फिर से, सोम ने किया पूरा, इंद्र ने बजाई वीणा, वीर बोला नाना। तो सोम हो गया फर्स्ट। उसके बाद हम देखेंगे पूरा, यहाँ से इसको देखेंगे, फिर हम इसको देखेंगे, अच्छा बजाई वीणा इसे देखेंगे, फिर वीर को देखेंगे, फिर नाना को देखेंगे। कहने का मतलब, सोम से पहला वीडियो जो हमने बात करी थी सोमचंद के बारे में, जिसको हम कह रहे हैं कि ये जो है संस्थापक है, चंद्रवंश का पहला राजा है। उसके बाद एक और जो राजा आएगा चंद्रवंश के अंतर्गत, उसका नाम आएगा पूर्णचंद। उसके बाद जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इंद्रचंद। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है जिससे हमें एटलीस्ट ये पता चलता है कि एक के बाद एक आने वाले राजाओं का क्रम क्या है, कुछ इस तरीके की बातें। और वीणा से हम ध्यान रखें, वीणाचंद ये देखने को मिलेगा, और वीर से यहाँ पर देखने को मिलेगा वीरचंद, एंड देन नाना से हमें देखने को मिलेगा नानकी चंद। तो हम आज इतने राजाओं के बारे में बात करने वाले हैं सोमचंद के बाद। अच्छा देखिए, जैसे कि हमने कहा कि जो संस्थापक है चंद्रवंश का, जो संस्थापक है वो कौन है? सोमचंद। ठीक है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार थोहरचंद को भी मानते हैं। किसको मानते हैं? थोहरचंद को भी जो चंद्रवंश है उसका संस्थापक मानते हैं। लेकिन एक बात अगर मैं बात करूं तो ये है पहला राजा। ठीक है, और ये अपने आप में आ जाता है 23वां राजा, यानी कि 23वें क्रम का राजा है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में 22 राजा तो कम से कम हुए होंगे, है ना, अधिक से अधिक मैं कहूँ तो 22 राजा कहीं ना कहीं हुए होंगे, तब ये 23वां राजा बना है। तो अब जो 22 राजा हैं, तो सारे के सारे जितने भी राजा बने उन सभी के हमारे पास जो है साक्ष्य इतिहास के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है कि कौन क्या था, उसके क्या काम थे। लेकिन इनमें से कुछ कुछ के हैं, जैसे सोमचंद हो गया, पूर्णचंद, इंद्रचंद, वीणाचंद, वीरचंद, नानकी चंद। इसके तुरंत बाद थोहरचंद के बारे में ही हमें डायरेक्ट जानकारी मिलती है। तो हमें इस प्रकार से हमें ध्यान में ये चीज़ें रखनी होंगी। और एटकिंसन जी बताते हैं कि 700 ईस्वी में, मतलब आसपास, सोमचंद ने इसकी स्थापना कर दी थी, है ना। तो ये भी डेट फिक्स नहीं है, तो ये भी मतलब ये कुछ और कह रहे हैं, बाकी इतिहासकार कुछ और कह रहे हैं, तो इनमें काफ़ी डिबेट है। इसलिए हम टाइम पीरियड पे नहीं जाएंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस याद रखेंगे कभी भी। और उत्तराखंड के इतिहास में ये, हम इसको ड्रॉबैक कहें या जो भी कहें, तो ये तो है, हमें फ़िक्स टाइम के अंतर्गत चीज़ों का पता नहीं चलता है। तो इसलिए सोमचंद, उसके बाद आज हम और भी कई सारे राजा हुए, लेकिन 1 2 3 4 5, केवल 5 ही राजाओं के बारे में हमें जानकारी अच्छे से मिलती है। देख लेते हैं किसके बारे में क्या है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया, ऑल गुड। अच्छा, अब हम बात करते हैं, सोमचंद डन हो गया, फर्स्ट वीडियो आप देख लेंगे। पूर्णचंद, यहाँ से कुछ बातें, ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। पूर्ण से आपको रिलेट कर लेना है पूर्णागिरी, और पूर्णागिरी जो मंदिर है अपने आप में सिद्धपीठ है, ये टनकपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये पूर्णागिरी चला गया था। कहाँ चला गया था? पूर्णागिरी। अच्छा, ये जो है शिकार का शौकीन था। किसका शौकीन था? शिकार का। ठीक है, ये बातें हमें जानने को मिलती हैं। कहने का मतलब, पूर्णचंद जब राजा बना तो इसका ना राजकाज में मन लगता नहीं था, तो ये शिकारी खेलने में लगा रहता था। ठीक है, तो फाइनली लास्ट में पूर्णागिरी चला गया, अपना सारा राजकाज किसको देके? इंद्रचंद को देके। ऑल गुड। अब इंद्रचंद के बारे में बात करें तो सबसे इसके बारे में भी 2 बातें यहाँ से निकल के आएंगी। ये है घमंडी, एक नंबर का घमंडी है। ठीक है, अगर कहा जाएगा कि शिकार का शौकीन कौन था तो पूर्णचंद था, ऐसे हमें रिलेट करना है। और घमंडी कौन था? इंद्रचंद था। घमंडी इसलिए था, खुद को इंद्र से कम नहीं समझता था बिल्कुल भी, है ना। तो ये हो गया घमंडी राजा। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान में रखो, इंद्रचंद है तो इंद्र से हमें क्या क्लिक करना चाहिए माइंड में? इंद्रधनुष। ठीक है, तो इंद्रधनुष क्या होता है? रेनबो। ठीक है, चलो हिंदी में लिख देते हैं इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष से कहीं ना कहीं मुझे रंग का पता चल रहा है। ठीक है, तो मैं रिलेट करूँगा एक शब्द जो कि है रंग पट्टावली। ये कहीं कहीं देखने को मिलता है, पट रंग वाली, ऐसे कुछ देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये क्या थी? ये एक प्रथा थी। ये क्या थी? ये एक प्रथा थी। अच्छा, ये कौन सी प्रथा थी? ये प्रथा थी जो रेशम होता था, है ना, तो रेशम की रंगाई की, रेशम रंगाई की एक प्रथा थी। तो कहीं ना कहीं आपको तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएगा कि इंद्रचंद ने ही रेशम
का उत्पादन शुरू किया? रेशम का उत्पादन किसने शुरू किया? इंद्रचंद ने ही उत्तराखंड में रेशम का उत्पादन शुरू किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इतनी बातें रिलेट करनी है। अब देखो क्या है, एक बार वापस से पूर्णचंद पूर्णागिरी चला गया था, शिकार का शौकीन था, शिकारी खेलते रहता था। फाइनली पूर्णागिरी चला गया, इंद्रचंद को अपना स्वराज्यकार दे के। ऑल इंद्रचंद पहला तो घमंडी, दूसरा इंद्रधनुष से हमने रिलेट किया रंग यानी कि रंग पट्टावली अपने आप माइंड में आ जाएगा। अब ये एक प्रथा है, रेशम रंगाई की प्रथा है। रेशम का उत्पादन इंद्रचंद ने ही उत्तराखंड में शुरू किया था। अच्छा, क्या हुआ था, इसके बारे में क्या बातें थी? एक मिथ था, एक अफवाह उस टाइम पे फैलाई जाती थी कि रेशम में जब हम उसको कलर किया जाता था तो एक ना झूठी खबर फैला देते थे ये लोग। तो इससे इन लोगों का मत था कि झूठी खबर फैलाने से जो रेशम में जो रंग है वो बहुत पक्का निकल के आता है। तो इस प्रकार ये रंग पट्टावली से बोलते थे। ठीक है, पट रंग वाली भी से बोलते थे। वो झूठी खबर फैला देते थे, जिससे उनकी मान्यता थी कि रेशम में जो कलर है वो पक्का निकल के आता है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ है पट। तो देखो एक रंग पट्टावली है ना, तो ये वैसे ये पट जो है ये अपने आप में एक शब्द है। ये है पटुआ। क्या है? पटुआ। पटुआ जो लोग होते थे ये होते थे रेशम बुनकर। ध्यान रखना, रेशम को बुनने वाले, इसे हम रेशम बुनकर कह देते हैं। तो जो पटुए होते थे, ये पटुए ही ये रंग पट्टावली की झूठी खफा फैलाते थे। ठीक है, पट से पटुआ हो गया, रंग वाली यानी कि किसको रंगने की बात हो रही है? रेशम को। ऑल गुड। अच्छा, अब ये रेशम के कीड़े जो लेके आई थी वो थी सोंगजोंग नाम की एक महिला। इसको भी ध्यान रख लेंगे, सोंगजोंग नाम की महिला। कहाँ से? चाइना से, चीन से लेके आई थी क्या? रेशम के कीड़े। ठीक है, इतना भी हम ध्यान में रखेंगे, रेशम के कीड़े लाई थी। ऐसे करके आप पूरा सही से लिख लेना इसको। सोंगजोंग महिला जो है इंद्रचंद के टाइम पे रेशम के कीड़े लाई थी। और उसके बाद हम बात करते हैं वीणाचंद की। वीणाचंद, वीरचंद, नानकीचंद। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसे मैं मिटा रहा हूँ। बस इतनी ही बातें हैं, ज़्यादा कुछ जानने समझने को हमें मिलता नहीं है। बस जो जो बातें हैं वो यहाँ पर ट्रिक्स के थ्रू जो है कोशिश करेंगे कि चीज़ें कवर हो जाएं। बात करते हैं वीणाचंद की। वीणाचंद, देखो वीणाचंद से भी एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एक वीणा विलासी, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, वीणा विलासी खस्सी। ओके, बीज सौंप वीर पुनःस्थापक कहाँ गया? मतलब ये अभी मैं बताता हूँ क्या है ये। सारी बात ये है कि ये अजीब सी बात जो आपको दिख रही है, ये एक श्लोक टाइप का मैंने लिख दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर हम इसे पढ़ें तो ये वीणाचंद के बारे में और बाकी के आगे सारे राजाओं के बारे में हमें जानकारी पता चल रही है। यहाँ से देखो, वीणा विलासी खस्सी, ठीक है, बीज सौंप वीर, पुनर्स्थापक सौण खड़ा, कहाँ गया पुरुषोत्तम का तीर। तो इस तरीके की बातें हैं। तो कहीं ना कहीं जब वीणाचंद की बात आए तो ये माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। देखो ये तरीका बहुत सारे लोगों को समझ में आ सकता है, उनको हेल्पफुल हो सकता है, सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि ये चीज़ें मतलब ऐसे पढ़ाई का क्या महत्व है। अब देखो किसी भी तरीके से इंटरेस्टिंग हम बना सकते हैं। तो वीणा विलासी खस्सी, बीज सौंप वीर, पुनर्स्थापक सौण खड़ा, कहाँ गया पुरुषोत्तम का तीर। तो इससे ये पूरी बात पता चल जाती है। देखो ये वीणाचंद के बारे में हमें बात पता चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो वीणा है ना वो विलासी है। वीणाचंद बिल्कुल एक नंबर का विलासी राजा था, विलासी राजा था, भोग विलास में ज़्यादा रहता था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ये देखो ये खस्सी जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर, इसके टाइम में खस राज वापस से स्थापित हो गया था। कितने सालों के लिए, और मैं आपको बताऊँ 196 ईयर्स के लिए खसराज वापस से स्थापित हो गया था उत्तराखंड में। पहला राजा जो था वो था बीजड़। तो बीजड़ नाम के राजा ने, क्योंकि ये विलासी था, इस पर अटैक कर दिया और यहाँ पे जो है खसराज को वापस स्थापित कर दिया था। आप समझ पा रहे हैं? तो देखो बीज से मैं बीजड़ को रिलेट कर लूँगा। अब सौंप है, सौंप से मुझे पता चल जाएगा जो लास्ट राजा है ना खस का, वो है सोपाल। क्या है? सोपाल, उसका नाम सोपाल है। तो यहाँ से मैं रिलेट कर लेता हूँ इसको। और इस सोपाल को हराया था वीरचंद ने, वीरचंद ने इसको हराया था, इस पर अटैक किया और इसको हराया।
तो कहीं ना कहीं जो ये वीरचंद है, अब बात कर रहे हैं हम वीरचंद की, जो ये वीरचंद है ये पुनर्स्थापक है। यानी कि अब मैं बात करूं अगर वीरचंद की, तो वीरचंद को मैं कहता हूं, ये इसको बोलता हूं चंद वंश की इसने क्या करी थी, पुनः स्थापना करी थी। तो ये सारा का सारा ना, ये जो ये श्लोक सा बना रखा है इसी से पता चल जा रहा है। तो इसने जो स्थापना की थी वीरचंद ही था, जिसने जो है चंद वंश की पुनर्स्थापना करी थी। ठीक है। अच्छा, एक और वर्ड यहाँ पर आया, सोण खड़ा। यस, सोण, इसका नाम ही ऐसा है, क्या करें, सोण खड़ायन। तो इसलिए तो ये सारी चीज़ें याद रखने से अच्छा ये श्लोक याद रख लो, है ना, तो आपको हेल्पफुल हो जाएगी। सोण खड़ायन जो था वो सेनापति था। ये सेनापति किसका था, ये सेनापति था वीरचंद का, वीरचंद का सेनापति था। इस सोण खड़ायन की ही हेल्प से इसने जो है सोपाल को, वीरचंद ने अटैक किया और इसको हराया और कहीं ना कहीं खस राज को समाप्त किया। वापस से जो चंद वंश है उसकी पुनर्स्थापना यहाँ पर किसने करी, वीरचंद ने करी है। ठीक है। अब एक और वर्ड आ रहा है, कहाँ गया। ध्यान रखें, कहाँ गया से एक शब्द आपको ध्यान में रखना है, वो है क्राचल देव। एग्जैक्टली, क्राचल देव बेसिकली क्या था, ये डोटी का शासक था। इसके बारे में अगर आप नोट कर लेना, बैराथ कुल का था और दुलु क्षेत्र से आया था। क्राचल देव एक नेपाली शासक, डोटी का राजा कह सकते हैं उसके आसपास, बैराथ कुल का था और दुलु प्रदेश से आया था। इसने अटैक कर दिया था किसके टाइम में, ये देखो किसकी बात चल रही है, वीरचंद की। तो ये हमारा जो ना वीणा विलासी खस्सी, बीज सौंप वीर, यहाँ से अब वीरचंद शुरू हो गया। पुनर्स्थापक हो गया वीरचंद, सोण खड़ा इसका सेनापति हो गया। कहाँ गया से हमने रिलेट किया, क्राचल देव। क्राचल देव ने अटैक किया था वीरचंद के टाइम पे। अब इसका जो समय हमें देखने को मिलता है वो मिलता है 1223 ईस्वी में। ऑल गुड, 1223 ईस्वी में इसने अटैक कर दिया था। इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। इसका साक्ष्य हमें पता है कहाँ मिलता है, इसका साक्ष्य हमें मिलता है चंपावत का बालेश्वर मंदिर अभिलेख में। ठीक है, बालेश्वर लेख, ये आपको पता है बालेश्वर चंपावत में है। तो वहाँ से हमें इसका साक्ष्य मिलता है कि हाँ, क्राचल देव ने कहीं ना कहीं वीरचंद के टाइम पे अटैक किया था 1223 ईस्वी, वहाँ पर बिल्कुल मिलता है। तो साक्ष्य हमारे पास है, इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब ये जो क्राचल देव था ये आया वीरचंद के टाइम में, इसने अटैक किया। ठीक है, सक्सेसफुल भी हुआ वो, और उसने यहाँ पे पुरुषोत्तम सिंह को अपना सामंत नियुक्त किया। अभी चला जाएगा नेपाल, है ना, अपना लूटपाट करके जो भी है चला गया, और यहाँ पे किसको रख गया, पुरुषोत्तम पंत को। जैसे कि मैंने बताया था, सामंत वो होते थे या जो अपना सामंत रखना, मतलब पहले वो अटैक करेगा, उसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा और किसी को अपना वहाँ पर रख देगा कि जो भी टैक्स वगैरह है आप मुझे देना। इस तरीके से क्राचल देव ने फिर पुरुषोत्तम को वहाँ पे क्या रख दिया था, अपना सामंत नियुक्त कर दिया था। तो हाँ, क्राचल देव का जो अटैक है वो किसके टाइम में हुआ था, ये देखो वीरचंद के टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई थी। तो आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो एक बार फिर से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बात इतनी सी है कि यहाँ तक हमारा हो गया था वीणा वीर नानकी चंद। तो वीणा देखो, वीणा विलासी खस्सी, वीणा जो था विलासी राजा था, खस्सी यानी कि खस राज स्थापित हो गया था। पहला राजा बीजड़ था, लास्ट राजा सोपाल था। सोपाल को कौन हराएगा, वीरचंद। ऐसे भी याद रख सकते हो, वीर था ना वो, काफ़ी वीरता दिखाई उसने, वापस से स्थापना करी चंद वंश की। ठीक है, तो वीरचंद जो हो गया पुनर्स्थापक हो गया, क्योंकि इसने जो है सोपाल को हराया था। ये सब यहाँ बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, ऑल गुड। उसके बाद ये पुनर्स्थापक हो गया। अब जो ये सोण खड़ा है, ये सोण खड़ायन नाम बहुत ही अजीब सा नाम है, लेकिन ये सेनापति था वीरचंद का, वीरचंद की ही बात चल रही है। तो इसी की हेल्प से इसने सोपाल को हराया था। कहाँ गया पुरुषोत्तम का तीर, कहाँ गया से क्राचल देव। क्राचल देव ने अटैक किया था वीरचंद के ही टाइम पे, वीरचंद के ही टाइम पे अटैक किया था। 1223 ईस्वी में चंपावत का बालेश्वर लेख में ये बात पता चलती है। उसने यहाँ पर पुरुषोत्तम सिंह को अपना क्या किया, सामंत नियुक्त किया। ये तीर तो ऐसे ही राइम करने के लिए बनाया, लिखा हुआ है। ऑल गुड। अब बात करते हैं नानकी चंद की। नानकी चंद का भी हमें ये पता चलता है, नानकी चंद के टाइम पे ना एक और, जैसे ये क्राचल देव ना, नेक्स्ट यहाँ पे आया था अशोक चल। कौन आया था, अशोक चल। अब जो अशोक चल आया था, इसका टाइम, इसका जो लेख हमें मिलता है वो मिलता है गोपेश्वर त्रिशूल लेख हमें इसका प्राप्त है। ठीक है, गोपेश्वर का त्रिशूल लेख इस प्राप्त है, और उसमें जो टाइम हमें मेंशन मिलता है वो मिलता है क्या मिलता है, यस 1191 ईस्वी का मिलता है। तो अब यहाँ पर टाइम पीरियड क्लैश हो जाता है। अशोक चल ने भी अटैक किया था
उत्तराखंड पे 1191 में किया था। इसका साक्ष्य हमें मिलता है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में। और हमारे इतिहासकार ये बताते हैं कि अशोक चल्ल ने जब अटैक किया तो नानकी चंद उस टाइम क्या था, उत्तराखंड का शासक था। अब आप देखें, सबसे पहले वीरचंद आया, तो जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये पहले आया है, ये बाद में आना चाहिए, लेकिन राजा उल्टा हो गया है। राजा देखो 1191 टाइम पीरियड इसका है, यहाँ पर 1191 है, यहाँ पर कौन आया था, अशोक चल। और वीरचंद के टाइम में 1230 ईस्वी में कौन आया था, आपका ये कराचल देव आया था। तो ये टाइम ये पहले होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर टाइम क्लैश हो जाता है। हो सकता है देखो, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि सोमचंद से लेके थोरचंद तक 22-23 राजा है, ये तो इतने ही राजा है। हो सकता है कि उसके नानकी चंद के बाद शायद वीरचंद बन गया हो, कुछ कह नहीं सकते, कोई ठोस जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, बस इतना थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, वीरचंद के टाइम पे कराचल देव के बारे में पता चलता है और नानकी चंद के टाइम पे अशोक चल्ल के बारे में पता चलता है। बस डेट आपस में थोड़ा सा हम आगे पीछे कर सकते हैं। ऑल गुड, तो इतनी सी बात है, बस यही जो है छोटी छोटी बातें हैं जो हमें इन बाकी के राजाओं के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे थोरचंद से आगे को। तो इतनी सी बात बहुत क्लियर है।